नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो कि अभी कुछ समय पहले हाल ही में अभी रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसमें उसने बताया है कि आने वाले समय में वो किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा और कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। और आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल में एएलपी की भी वैकेंसी आई हुई, जिसके फॉर्म भी फिलिंग के लिए चल ही रहे हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अभी आगे एक और वैकेंसी जो आ चुकी है और ये कह दो कि बस चल ही रही है, कुछ समय बाद उसके भी फॉर्म फिलअप चालू हो जाएंगे। और वो वैकेंसी है, आप देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी ये मान लो कि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है ना, और उसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी देख लेते हैं कि कितने पद हैं। तो आप देख सकते हैं 4600 प्लस पद है ना, 4600 प्लस पद बिल्कुल आए हुए हैं। और इसमें अगर हम बात करें एज की, योग्यता की क्या रहने वाली, इस पे भी चर्चा करेंगे है ना। फिजिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे कि फिजिकल इसका कैसा होने वाला है, क्या क्या फिजिकल में चाहिए। ठीक है, हाँ। फिर बात करेंगे हम लोग एग्ज़ाम के बारे में कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस आता है, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं, उन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन डेट की कि कब से इसके फॉर्म जो है वो फिलिंग चालू होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। अगर ये बात हमारे दिमाग से कभी निकल जाती है तो हम फॉर्म ही नहीं भर पाएँ, पता चले डेट ही निकल जाए तो क्या फ़ायदा उस बात का। तो ध्यान रख लेना इस डेट को। एप्लीकेशन विगन की जो डेट है वो 15/4/2024 है, यानी कि आप कह सकते हो कि ये अप्रैल महीने में 15 तारीख से इसके जो फॉर्म हैं वो फिलिंग होना चालू हो जाएंगे, भरना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखना, ठीक है। और ये डेट चलेगी कब तक? आपकी 14/5 तक चलने वाली है, कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लगभग आपकी 1 महीने डेट चलेगी ये। तो आपको फॉर्म भर देना है और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, शुरुआत में ही आपको फॉर्म भर लेना है। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर एप्लीकेशन फ़ी की, यानी कि आपका जो पैसा लगेगा इसमें कितना लगेगा, चार्ज कितना कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए, ओबीसी और EWS के लिए 500 रुपये चार्ज। हाँ, आपको लग सकता है कि सर इसमें पैसे ज़्यादा ले रही है, तो बिल्कुल ले रहे हैं, 500 रुपये लग रहे हैं। वहीं अगर SC ST की बात कर लें और फिजिकल हैंडीकैप वालों की, तो उनके लिए 250 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, और ऑल कैटेगरी फीमेल जो है वो किसी भी कैटेगरी की होंगी, उनसे चार्ज 500 नहीं लिया जाएगा, उनसे चार्ज जो लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, वो 250 रुपये लिया जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, फीमेल के लिए 250 रुपये चार्ज है, वो किसी भी कैटेगरी की हो। अगर बात कर लें करेक्शन चार्ज, तो इसमें करेक्शन चार्ज को भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फॉर्म में मान लो कोई गलती हो जाती है और आप उसको एक डेट आ जाए कि इस डेट को आपको करेक्ट करना अपना फॉर्म, तो अगर आप करेक्ट करने जाते हो तो वहाँ भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। और उस चार्ज को भी इन्होंने मेंशन किया है, वो कितना है, 250 रुपये। ठीक है, बाकी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, वो आप जानते हो, उसकी चिंता नहीं है। अच्छा, आगे इसमें अगर हम बात कर लें एज लिमिट की, तो आप देख सकते हैं इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल है। कब से कब तक है? 18 से 28 साल, बिल्कुल। और ये एज लिमिट जो है वो सभी के लिए है, ऑल कैंडिडेट के लिए, एक तरीके से आप कह दो UR कैटेगरी के लिए या EWS कैटेगरी के लिए, है ना। हाँ, ये इन कैटेगरी के लिए 18 से 28। होता ये था कि वैसे 18 से 25 ही हमेशा आती थी एज, लेकिन इस बार इन्होंने, आप ये मान के चल लो कि कोरोना के चलते वैकेंसी नहीं आई है, वो टाइम पीरियड जो रहा है, तो इस बार इन्होंने 3 साल बढ़ा के दिया है। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए हो जाएगी। और आपका जो OBC है, फिर जो आपके SC ST हैं, इनमें 3 साल और 5 साल का जो एक्स्ट्रा जो छूट मिलती है वो तो अपनी अलग से है। ठीक है, वैसे जो अपनी है वो कितनी, 18 से 28। ये बात ध्यान रखना कि ये 18 से जो 28 है ये किनकी है, ये आरपीएफ कांस्टेबल की है। अगर वहीं आरपीएफ एसआई की बात करोगे, सब इंस्पेक्टर की बात करोगे, तो वो एज जो है वो 18 से ना शुरू होके वो कहाँ से शुरू होती है, वो 20 से शुरू होती है। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए 18 से शुरू होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कितने पद आए हैं और कांस्टेबल में कितने पद हैं और एसआई के कितने पद हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो एक्यूरेट डेटा है वो टोटल है अपना 4660, यानी कि 4660 जो है वो टोटल पद हैं, ये 4660। ठीक है, इन 4660 में कुछ कांस्टेबल के भी हैं और कुछ अपने एसआई के। तो कांस्टेबल और एसआई के कितने कितने, तो देख सकते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के पद जो हैं वो हैं आपके 452, इनके 452 पद हैं। और अगर वहीं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करोगे तो उनके
कितने भाई, उनके हैं 4208। ऐसे अगर आप इनको टोटल करोगे 452 और 4208 को, तो आप देख सकते हो 4660 जो है वो टोटल बन जाएंगे। ये टोटल आपके पद हो गए। हाँ, एक बात ध्यान आपको ये रखनी पड़ेगी कि जो लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो 10th होनी चाहिए, यानी कि क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम जो है उन्होंने पास किया होना चाहिए। ये कांस्टेबल के लिए रिक्वायरमेंट है, या उसी के इक्विवेलेंट होता है ना, जैसे कोई डिप्लोमा आपके 10th के इक्वल का होगा तो भी मान हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसआई के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वहाँ पे 10th भी नहीं काम करेगा, आपका 12th भी नहीं काम करेगा। फिर उसके लिए जो चाहिए वो आपको चाहिए कि बैचलर डिग्री, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम में हो। कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने बीएससी किया, बीए किया है, वो बस होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, और कोई भी एक भारत की मान्य यूनिवर्सिटी हो उससे होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमने कर ली योग्यता की कि एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कितने चरणों में होता है। तो देख सकते हैं आप, इसकी जो है वो मेनली 3 स्टेज हैं। आप 3 स्टेज मान के चल सकते हो, जिसकी पहली स्टेज है स्टेज नंबर फर्स्ट, आपका जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीबीटी बोल देते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपकी स्टेज नंबर फर्स्ट है। कहने का मतलब ये सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, फिर स्टेज नंबर सेकंड जो है वो क्या है, स्टेज नंबर सेकंड जो है वो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी। फिर आपकी पीईटी होगी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, है नी। ठीक, अब अगर हम बात कर लें स्टेज नंबर थर्ड की, तो इस स्टेज नंबर थर्ड जो है वो अपना है फिजिकल मीजरमेंट टेस्ट का मतलब हो गया, यानी कि पीएमटी शॉर्ट में बोलेंगे, यानी कि आपका जो फिजिकल मापदंड है वो चेक किया जाएगा। आपका हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, है ना। तो ये आपका फिजिकल मीजरमेंट टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेज इसमें 3 है। आप कहने के लिए कह सकते हो कि एक स्टेज नंबर 4 बना दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, डीवी की, तो वो बोलने के लिए कह सकते हो। ठीक है भाई, हाँ, वैसे मेनली 3 स्टेज हैं इसकी। आगे बढ़ चलते हैं इसके। अब हम बात कर लेंगे सीबीटी एग्जाम के पैटर्न की। सीबीटी एग्जाम मतलब वही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वही रिटन एग्जाम, उसके सिलेबस की, उसकी पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पैटर्न में आप देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको कि 3 मेनली सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक अपना है जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट, बिल्कुल 3 सब्जेक्ट ही आते हैं इस पेपर में, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 सब्जेक्ट ही आते हैं। और ये तुम्हारा कांस्टेबल के लिए भी यही सिलेबस है और यही सिलेबस अपना एसआई के लिए भी है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, इनके क्वेश्चन कितने कितने आते हैं? तो आप देखेंगे कि सर जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हैं वो अपने आते हैं 50 और 50 मार्क्स के आते हैं। इसी के तहत अगर हम बात कर लें मैथ्स के, तो उसके 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के। अगर रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। अगर आप टोटल क्वेश्चन जो ऐड करोगे तो टोटल अपने 120 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 120 क्वेश्चन बन रहे हैं। और 120 क्वेश्चन को करने का समय कितना मिल रहा है? समय मिल रहा है भाई आपको 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब आप कह सकते हो 1.5 घंटे का समय मिल रहा है। 1 घंटे 30 मिनट का समय मिल रहा है आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? आपको क्वेश्चन करने हैं 120, 50 जीके जीएस के और 35 मैथ के और 35 रीजनिंग के। ये तो आपके एग्जाम का पैटर्न हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, आगे क्या है। अब इसमें 1-2 बातें जो आप नहीं जानते हो, अगर आप जानते हैं तो एक बार आप ध्यान में आ जाएंगे आपकी चीज़ें। कि पहली बात तो ये कि जो भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें प्रत्येक प्रश्न में अगर आपने जो भी सही उत्तर दिया उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो अगर आपके परीक्षा में कोई भी आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली हम लोगों के दिमाग में होता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जाम जो होते हैं, यूपीएससी जिन एग्जाम को कंडक्ट कराती है उनमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसी तरीके से रेलवे की इस वैकेंसी में भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। यानी कहने का मतलब ये, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी औरों से अलग है ना। हाँ,
आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। इसमें क्या कह रहा है कि उम्मीदवार को यह परीक्षा, हाँ लैंग्वेज की बात करी गई है कि यह परीक्षा आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। आप हिंदी में देना चाहो हिंदी में प्रेफरेंस में रखना चाहो हिंदी में, और अंग्रेजी में तो दोनों में दे सकते हो। 3 बातें हमें जो लगी आपको बता देनी चाहिए थी, वो हमने आपको बता दी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगली क्या चीज़ रहने वाली है, अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, सिलेबस को डिटेल में थोड़ा, यानी कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर, जैसे वहाँ पे हमने बात करी थी जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, तो सामान्य जागरूकता में भी कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड करे गए हैं जो कि ऑफिशियल सिलेबस से बिल्कुल लिए गए हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं तो देख लेते हैं। पहला चैप्टर आपका समसामयिकी वाली बातों को लिया गया है, समाजशास्त्र को लिया गया है, भारतीय इतिहास, राजनीति है ना, पॉलिटी वगैरह, सामान्य ज्ञान, ठीक है, जी को जिसको बताया था हमने, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय भूगोल। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके सामान्य जागरूकता के लिए गए। ठीक है भाई। हाँ, अब अगर हम बात कर लें गणित के सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। तो गणित के सिलेबस में आप देख सकते हैं आपका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, एवरेज औसत, सरलीकरण, डेटा व्याख्या है ना, एलसीएम एचसीएफ, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, समय कार्य और दूरी, क्षेत्र मिति और त्रिकोण मिति, ठीक है, परसेंटेज, लाभ हानि, दशमलव, भिन्न, छूट, क्षेत्र मिति, बीजगणित, संभावना, पॉसिबिलिटी वाले, डेटा पर्याप्तता, यानी वही सारे चैप्टर हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है ना, आप लोग जानते हैं ये वही सारे चैप्टर हैं जो आपके गणित में हैं। 1-2 चैप्टर और भी हैं, तर्क, ज्यामिति और डेटा व्याख्या। अब बात कर लेते हैं इसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क। सामान्य बुद्धि और तर्क का मतलब क्या हो गया, सामान्य बुद्धि और तर्क का मतलब हो गया कि ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है। और रीजनिंग में कौन कौन से, तो पहला ही चैप्टर आपको मिल गया कोडिंग और डिकोडिंग, दूसरा है स्थानिक दृश्य और अभिविन्यास। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन कौन से, समस्या समाधान, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, दृश्य स्मृति, समानांतर और अंतर, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध और अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक एवं अलंकार का वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। ठीक है, आपको लग सकता है कि सर ये चैप्टर्स तो रीजनिंग में हमने नहीं सुने, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये वही सारे चैप्टर हैं रीजनिंग के जो आपके पास जो भी बुक होगी किसी भी राइटर की, तो उसमें जो चैप्टर हैं वो वही सारे हैं, बस नाम बदल के है, तो उसकी चिंता आप नहीं करना। ठीक है, वही सारे चैप्टर हैं। फिर भी हम इनके चैप्टर्स को अलग से तुम्हें नाम बता देंगे किसी वीडियो में, तो आप उनको देख लेना कि कौन कौन से हैं, है ना। सिलोलॉजिस्टिक, गैर मौखिक श्रृंखला और कथन निष्कर्ष, तो ये आपके रीजनिंग का भी सिलेबस हो गया। तो 3 ही सब्जेक्ट आते, तीनों के सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते चलते भाई, आगे क्या है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा सिलेबस, लेकिन फिर भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है कि अगर आप देखना चाहो तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, तो ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आपके आरआरबी द्वारा जारी किया गया है। लेकिन उसमें भी वही सारी चीज़ें थी जो यहाँ हैं, हमने उसको अलग से टाइप करके बड़े बड़े फॉर्मेट में आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आप अगर इसको देखना तो पीडीएफ में ये भी है, ये भी आपको मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ चलते भाई, आगे अब बात आती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। ठीक है, हाँ, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात आ जाती है भाई कि इसमें क्या क्या मेजर किया जाएगा फिजिकल में। ठीक है, तो वो देख लेते भाई। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में अब आप देखोगे सबसे पहले हाइट के बारे में। तो हाइट में कैसे कैटेगरी वाइज होती है, तो बिल्कुल कैटेगरी वाइज होती है हाइट। मेल की अलग होती है सर, फीमेल की अलग, बिल्कुल होती है। कैसे कैसे होती है देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें अगर हम हाइट की बात करें तो यूआर और ओबीसी के लिए जो मेल की हाइट है वो 165 चाहिए। कितनी चाहिए, 165, यानी कि मेल की जो हाइट है वो 165। तो जिन लोगों के साथ हाइट का पंगा था वो लोग भी बच गए, है ना। इसमें हाइट इतनी ज़्यादा नहीं मांगी जा रही है। यूआर और ओबीसी के लिए 165 चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157, है ना, 157 चाहिए। वहीं अगर एससी एसटी के लिए बात करें तो इन्हें 165 भी नहीं चाहिए, 160 ही चाहिए इन्हें। ठीक है, मेल के लिए। और अगर वहीं फीमेल के लिए बात करें तो इन्हें 152 ही चाहिए। ठीक, बाकी कुछ और अदर जो जगह हैं, जैसे तुम्हारा जो अदर तुम्हारी कम्युनिटी हैं, जैसे गोरखास हो गया, मराठास हो गया, है ना, और भी ये बहुत सारी हैं, इनको देख लेना। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक अलग से डेटा है, जैसे 163 163 ही हाइट चाहिए मेल के लिए, है ना, और इनके लिए 155 चाहिए फीमेल के लिए। तो ये अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनके नाम देख लेना कौन कौन से ये स्पेशल कैटेगरी में हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग से चीज़ें चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हाइट की बात हो गई। अब अगर हम बात कर लें चेस्ट की, तो चेस्ट कितना क्या चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के लिए अनएक्सपेंडेड जो है यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद आपका 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर जो आपका है वो एक्सपेंशन चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। SC/ST के लिए वहीं 76.2 से 81.2 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इन्हें भी फुलाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इनके लिए जो अलग से ये जो तुम्हारी कम्युनिटी है मराठाज गोरखाज वाली है ना, कुमाऊनी अदर जो कैटेगरी है स्पेसिफिक, इनके लिए इन्होंने इनके लिए जो यूआर के इक्वल है 80, वो 80 ही इनके लिए चाहिए। ठीक है, इनके लिए 80 चाहिए इधर से, और फुलाने पर इनके 85 चाहिए, यानी कि यहाँ पे यूआर कैटेगरी के इक्वल ही इनसे चीज़ें मांगी जा रही हैं। ठीक है भाई, हाँ, ये फिजिकल मेजरमेंट की बात हो गई। अब आगे बढ़ चलते भाई। अब आगे लास्ट जो है अपनी बात कर लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, है ना, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के लिए है, कांस्टेबल के लिए भी है और सब इंस्पेक्टर के लिए है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो देख सकते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। हम एक एक चीज़ को तुम्हें जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें हाइट की कैटेगरी की बात कर लें, तो कैटेगरी में तुम देख सकते हो मेल के लिए जनरल OBC SC/ST के लिए तो हाइट आपको बता गया 165 और 160 सेंटीमीटर, है ना। वहीं फीमेल के लिए बात करें, जनरल के लिए और OBC के लिए 157 और SC/ST के लिए 152। अब अगर हम बात कर लें रेस की, तो देखो साथियों, रेस भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि इसकी रेस जो है लगभग आप कह सकते हो कि अच्छी खासी मांगी गई है। आप देख सकते हो समय 1600 मीटर जो रेस का है, किसके लिए, मेल के लिए, तो वो समय है 5 मिनट कितना साथियों, 5 मिनट 45 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल 5 मिनट 45 सेकंड एक अच्छा समय होता है, यानी कि एक कम समय है जो आपको कम समय में बहुत ही रेस कंप्लीट करनी है। 5 मिनट 45 सेकंड, ठीक है, अच्छी रेस मानी जाती है 5 मिनट 45 सेकंड। आगे देखो SC/ST के लिए भी 5 मिनट 45 सेकंड ही चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है कमजोरी। ठीक है, उतनी चाहिए। हाँ, इन फीमेल के लिए यहाँ नहीं बात करेंगे, इनके लिए ये 1600 मीटर रेस नहीं है। अब अगर हम बात कर लें, ये तो कांस्टेबल के लिए था। वहीं अगर बात कर लें 1600 मीटर सब इंस्पेक्टर की, तो उनके लिए, हाँ, उनके लिए रेस में थोड़ी सी छूट है। क्या छूट है कि उन्हें रेस का जो टाइम है वो 5:45 नहीं चाहिए, उन्हें रेस का टाइम चाहिए 6 मिनट 30 सेकंड। कितना चाहिए, 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि उन्हें 45 सेकंड लगभग मान के चल सकते हो कि बढ़ के मिल रहा है ना। और वही आपका 6 मिनट 30 सेकंड SC/ST वालों को मिल रहा है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक, अब अगर हम आगे बात कर लें कि 800 मीटर रन, ये 800 मीटर रनिंग किसकी है, सब इंस्पेक्टर की। तो ये 800 मीटर जो रनिंग है सब इंस्पेक्टर के लिए, SI के लिए, ये है 4 मिनट में, और ये स्पेशली है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए है। ठीक है, और कितने मिनट में है, ये अपना 4 मिनट में है। ठीक, आगे अब अगर हम बात कर लें 800 मीटर रनिंग कांस्टेबल फीमेल के लिए, तो उन्हें समय देना होगा वो कितना, 3 मिनट 40 सेकंड। कितना समय देना होगा, 3 मिनट 40 सेकंड। ये बात किसकी हो गई, ये बात तो हो गई रेस की। अब बात कर लेते हैं क्या सर रेस के अलावा भी इसमें कुछ है, तो बिल्कुल रेस के अलावा इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वो कैसे कैसे रहने वाले देखो, तो लॉन्ग जंप की अगर हम बात करेंगे इंस्पेक्टर के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, तो वो रहने वाली है बॉयज़ के लिए, मेल के लिए 12-12 फीट की। कितनी, 12-12 फीट की। ठीक है, हाँ, वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो सब इंस्पेक्टर के लिए है वो 9-9 फीट रहने वाली है। कितनी, 9-9 फीट। ठीक है, अब अगर कुछ लोग कहें सर कांस्टेबल की बताएं, तो कांस्टेबल की जो लॉन्ग जंप है मेल की, तो इनसे 2 ये प्लस हो गई, इंस्पेक्टर से 2 प्लस है। अब देख रहे इंस्पेक्टर की पोस्ट बड़ी है लेकिन उसकी जो है वो लॉन्ग जंप कम है 2। ठीक है, हाँ, इनकी जो है वो लॉन्ग जंप जो है 2 फीट ज़्यादा है कांस्टेबल की, 14 है कांस्टेबल की, है ना, दोनों के लिए, है ना। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की 9 और 9 ये फिक्स है, फीमेल की फिक्स है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे आपका कांस्टेबल हो, दोनों के लिए लॉन्ग जंप जो है फीमेल के लिए 9-9 फीट की है। अब लास्ट स्टेप जो बचा अपना हाई जंप का, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर की जो हाई जंप है, तो सब इंस्पेक्टर की जो हाई जंप है वो 3 फीट 9
इंच की है, कितनी है 3 फीट 9 इंच की है। ये किन के लिए है, ये है आपके मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए ओनली 3 फीट, यानी कि केबल और केबल 3 फीट की जो है वो रेस 3 फीट की जो है वो हाई जंप है, ठीक है, फीमेल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। वहीं अगर हाई जंप की बात करें और कांस्टेबल के लिए, तो हाई जंप की कांस्टेबल की इधर इनकी 3 फीट 9 इंच थी, लेकिन इनकी पूरी की पूरी कितनी है, इनकी पूरी की पूरी 4 है मेल की, ठीक है, पूरी की पूरी कितनी है 4। और अगर इनकी बात करें ये भी 4 है। हाँ, लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों की जितनी सब इंस्पेक्टर की थी 3 फीट, उतनी ही 3 फीट किसकी है, उतनी ही 3 फीट कांस्टेबल की है। ये सारी जानकारी जो कि आरआरबी के द्वारा जारी करी गई थी, आरपीएफ पुलिस के लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। बहुत ही जल्द हम इसके सिलेबस को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टीचर के द्वारा आपको बिल्कुल विधिवत से कंप्लीट कोर्स के माध्यम से इसको हम लोग करवाएंगे। ओके, थैंक यू।